नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में सालों से आ रही परंपरा एक बार बरकरार है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की, तो वहीं कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके अलावा अन्य भी 15 सीटें अपने नाम कर लिए। कांग्रेस को भरोसा था कि इस बार रिवाज बदलेगा और गहलोत का जादू चलेगा, लेकिन न तो रिवाज बदला न जादू चला। और राजस्थान में बीजेपी एक तरफ अपनी जीत का जश्न मना रही है तो कांग्रेस अपनी हार का कारण ढूंढ रही है। प्रदेश में बीजेपी की जीत का कारण रहा मोदी मैजिक। बता दें कि चुनावी साल में पीएम मोदी ने राजस्थान में कई यात्राएं की और चुनावी अभियान की अंतिम चरण में उन्होंने विशाल रोड शो किए, जिनमें 115 सीटों में से 95 सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। मोदी का ये अलग अंदाज और प्रचार का तरीका चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही वो सिर्फ बातें नहीं बल्कि बीजेपी के लिए गारंटी साबित हुई। पीएम मोदी ने और बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे रखकर जनता ने मोदी पर भरोसा जताया और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी। इन सबके बीच सवाल कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को जनादेश क्यों दिया। वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का क्या कारण है। हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार क्या हुआ ये सबको पता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और इसके बाद कहते थे जादूगर की जादूगरी इस बार नहीं चल पाई, मोदी मैजिक चल गई। शब्द दोनों है, एक मैजिक में हिंदी में उसको जादू, लेकिन जादूगर की जादूगरी नहीं चली, लेकिन मोदी मैजिक जो चल गया, जो बीजेपी मैजिक कहती है और ये कांग्रेस वाले अंग्रेजी वर्जन तो चल गया लेकिन हिंदी वर्जन जो है वो नहीं चला। बहरहाल अगर आप बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर ली है। वसुंधरा राजे की इससे पहले सरकार थी, 5 साल बाद जो एक राजस्थान में ट्रेंड चलाया है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। वही राजस्थान के लोगों ने कह दिया कि नहीं साहब, जिस ट्रेंड में है जो हम करते आए हर 5 साल बाद परिवर्तित करते आए हैं और इस बार भी ऐसा करेंगे और ऐसा ही किया। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी कर ली। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार कांग्रेस हारी क्यों? क्या इसके लिए कांग्रेस खेमे में चिंतन मंथन चल रहा है? और वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के शिविर की बात कर लें, बीजेपी खेमे की बात कर लें। बीजेपी के सामने अब यह सवाल है, भाई अब सीएम किसको बनाया जाए? अब अलग अलग लोग, अब मैं आपको बताऊं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं। बहरहाल अब इसके लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब तस्वीरें एकदम साफ हो चुकी हैं। और राजस्थान की सियासत की बात करें तो राजस्थान की सियासत में न जादूगरी चली और वहीं अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अशोक गहलोत ने कई सारे वादे किए जनता से, क्या वो वादे जनता को रास नहीं आया? अगर तुलना किया जाए बीजेपी की तो बीजेपी ने जो गारंटी दिया जनता ने शायद गारंटी को ज्यादा तरजीह दी, जिस वजह से ऐसा हुआ। और बीजेपी ने कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे और अशोक गहलोत ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, 50 रुपए कम कर दिया। तो बहरहाल अभी तो अब सरकार बनेगी, अब ये क्या जो इन्होंने गारंटी दिया, जो वादे किए उसको पूरा करते हैं या नहीं, ये तो अब पता चलेगा। लेकिन अभी इस विषय पर नहीं जाते हैं। अभी यही है कि चिंतन मंथन का ये जो दौर है उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार वजह क्या रही। और जनता को ही जनार्दन कहते हैं और जनता ने जो मैंडेट दिया उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे।
तो राजस्थान में राज बदला, रिवाज नहीं बदला। अभी अशोक गहलोत के नाम के सामने अब बस पूर्व लग गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बहरहाल अगर अब बात किया जाए कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने को लेकर, बीजेपी ने सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को घेरा तो वो मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी को खूब बीजेपी के बड़े नेताओं ने खूब भुनाया और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अलग अलग बयान सामने आए। और एक बड़े नेता कांग्रेस के ये कह गए कि कांग्रेस तो मर्दों का प्रदेश है, और इस बात को, इस सेंटेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर अपने रैली में जिक्र किया कि राजस्थान वीरों की भूमि है। इस तरीके के बयान देकर उन महापुरुषों को अपमानित न किया जाए जो राजस्थान मरुधरा की अगर भूमि की बात करें तो देश के लिए बलिदान अपना दे दिए, देश के लिए सब कुछ सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिए। और ऐसे में कई और सवाल हमारे साथ जब पैनलिस्ट जुड़ेंगे तो हम कई और सवाल पूछेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही। तो राजस्थान में अब चलिए अब आपको पुरानी कुछ बातें बताते हैं कि आखिरकार ये पटकथा लिखी कैसी गई। शुरुआत करते हैं कांग्रेस की। शायद जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में शुरुआती दौर में जो मनमुटाव की जो खाई बनी, शायद वो भर नहीं पाई थी क्या। शायद जिस तरीके से अशोक गहलोत भले से अंदर खाने में कुछ भी, मन में कुछ भी रहा हो, लेकिन ऊपर से तो कह रहे थे सब कुछ ऑल इज वेल है। क्या कांग्रेस के बड़े नेता सही और सटीक संदेश नहीं पहुंचा पाए क्या जनता के बीच में, या जनता को तो कई सारे सवाल आज बड़ी बहस में पूछेंगे, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में इस बार बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज हुई है, बीजेपी ने दर्ज किया। हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत जी जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। अशोक जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूं क्योंकि आप हैं हमारे साथ, और श्रेय जो है सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप दे रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या है इस जीत के बाद? देखो, जनता का जनादेश इस लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए और लोकतंत्र में अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आए और जनता के लिए अधिक से अधिक काम करें। शासन प्रशासन पर इस प्रकार से काम का जो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो सके और उनका निष्पादन हो सके, और जनता के ऐसे हित के काम हो जो कानून के माध्यम से हो या प्रशासनिक रूप से हो, उनको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश जो मिला है उसकी पूर्ति जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो करेगी जी। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो परसेंट मिला है वो क्यों मिला है। वो जो परसेंट जो मिला है वो 5 साल के शासन देखा है। उन 5 साल के शासनों में ये देखा कि किस प्रकार से शासन का दुरुपयोग किया गया। जो किस्सा कुर्सी का चला, वो लड़ाइयां चली कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, उससे राजस्थान पीछे रह गया। उस राजस्थान से पीछा रह गया वो जनता ने महसूस किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से दिलाया। सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनती तो राजस्थान विकास करता, उद्योगों का पलायन नहीं होता, बिजली मिलती, पूर्ण रूप से आप बिजली का प्रबंधन नहीं कर पाए,
तो उद्योगों का पलायन हुआ। ऐसे कई कारण हैं जिन कारणों से राजस्थान की जनता मूलभूत आवश्यकताएं होती थी उनसे वंचित रही। और आप ये देखिए कि प्रचंड जो बहुमत मिला है 2003 हो, 2013 हो, 2023 हो, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, 23 में, 2003 में और 13 में हमने बनाई है। उस सरकार में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस का वोट प्रतिशत और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हरदम बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी है। और आप ये देखेंगे मंत्री हैं, 2003 का चुनाव देखेंगे, कहते हैं गुड गवर्नेंस था हमारा, अच्छा हमने काम किया, अच्छी नीतियां बनाई, तो इनके कई नेता हैं वो हारे भी हैं और इनके मंत्री हैं वो तकात हारे हैं। और दूसरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे 3 राज्य हैं, उन तीनों राज्यों में प्रचंड जीत करी है। क्यों? इसलिए कि जनता को विश्वास था, जनता को था कि पारदर्शिता रूप से, ईमानदारी रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जो कहती है वो करने में विश्वास करती है। जनता के साथ एक विश्वास का एक आलम रहता है, जो गारंटियां दी जाती हैं उन गारंटियों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, चाहे उनके लिए नीति बनाएं, वो पारदर्शी होगी, ईमानदारी से होगी और जो गारंटी दी जाएगी उस पर आम जनता विश्वास करेगा। और उसी प्रचंड बहुमत से जनता ने हमें भारतीय जनता को पार्टी को जिताया है। एक मैं बात कहूं कि कांग्रेस हमारे मित्र कहते थे कि बार बार कहता, विपक्ष कहता था महिलाओं को 35% आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। महिलाओं ने महसूस किया और महिलाओं ने, नारी ने, बच्चियों ने जो 18 साल से ऊपर हो चुकी है, उन्होंने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की पहल करी राजनीतिक रूप से सांसदों और विधानसभा के अंदर। अब ये कहेंगे साहब उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया, अभी क्यों नहीं दिया। इसका एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप को उसको महसूस करने का काम महिलाओं ने किया है, कांग्रेस तो करती नहीं कभी। तो इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तीनों राज्यों में मिला, जो इस बिल के बारे में बार बार टोक रहे थे। दूसरे बताऊं, जो भी योजनाएं बनती है उसका केंद्र, ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी भी जुड़ रहे हैं, राजस्थान के अंदर है। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, मेरा सवाल एक आपसे ये कि आप की सरकार थी, आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, जादूगर की जादूगरी नहीं चल पाई इस बार, वजह क्या रही? कुछ आप लोगों ने अब चिंतन मंथन का दौर आप लोगों का चल रहा होगा, सोच रहे होंगे, योजनाएं भी कई सारे लेकर आए, क्या कमी रही जो जनता ने नकार दिया? देखिए, जहां तक 2023 में विधानसभा चुनाव की बात, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से आशान्वित भी थे और तमाम रुझान भी मतलब मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे थे। कुछ में हमें बता रहे थे, कुछ में भाजपा को बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके का परिणाम आया, और आपको पता है कि जनता जनार्दन है, जनता का जनादेश सिरोधार्य है और कोई बहाना नहीं है। निश्चित रूप से हम अपनी बात को अपनी मतलब देवतुल्य मतदाताओं तक नहीं पहुंचा पाए, उसका ही कुछ परिणाम है कि हमें सीटें कम मिली। लेकिन निश्चित रूप से हमने बेहतर करने की कोशिश की। राजस्थान के 8 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में मतलब बुनियादी बदलाव आने की कोशिश की। उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कर्मचारियों के लिए पेंशन की बात हो, तमाम वो फैसले लिए जिनके लिए क्योंकि काफी समय से लंबित थे और होने भी चाहिए थे। क्योंकि किसी भी प्रदेश की अगर जनता खुशहाल है तभी वो प्रदेश तरक्की कर सकता है। और आपको पता होगा कि राजस्थान ने पूरे देश के अंदर आर्थिक प्रगति में दूसरे नंबर पर आए। हमारी आर्थिक विकास दर आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर थी और आने वाले समय में हमने तय किया था कि हम पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे होंगे। तो ये तमाम बातें थी। जीडीपी हमारी बढ़ी और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा, और भी जैसे रिफाइनरी लगने की बात है, जैसे आने वाले समय में लगेगी, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही शासन में लाया गया प्रोजेक्ट था। और 2013 से 18 के दौरान वसुंधरा जी की जब सरकार आई तो रिफाइनरी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। चाहे हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो, उनको बंद किया गया। और ईआरसीपी का जो परियोजना थी, जिसको भी ये लाना चाहते हम, इनकी सरकार में उसकी
रूपरेखा बनी थी, हम उसको पूरा करना चाहते थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने बदनीयती से उस परियोजना को 5 साल रोके रखा। किसी भी परियोजना को अगर आप 5 साल रोक दोगे तो जो परियोजना अगर 50,000 करोड़ की है तो वो 75,000 करोड़ की या 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब बदनीयती से राजनीतिक द्वेष भावना से परियोजनाओं को रोके रखना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अब इस तरीके की बातों का कोई वो नहीं है, क्योंकि आने वाली सरकार के पास में जनता का बहुमत है और जनता के कामों को वो करे। उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने कहा कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो मेरे ख्याल से शायद कैबिनेट की पहली बैठक के अंदर ही राजस्थान के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान ही क्यों, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और गुजरात में, तमाम मतलब पूरे देश के अंदर ही वो सिलेंडर 450 का, क्योंकि अगर चुनावी वादा है तभी आप किसी को फायदा दोगे। क्या आपका मतलब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वादा करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी पॉलिसी बना दी जाए कि पूरे देश को ही एक भाव में सिलेंडर मिलने लग जाए, और जो भी अगर कुछ कॉस्ट वेरिएशन आता है तो उसको केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। देखिए, केंद्र को हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन हमने पिछले 5 सालों में महसूस किया कि केंद्र सरकार ने हमारी तमाम परियोजनाओं को रोके रखा, हमारी केंद्रीय सहायता को रोके रखा। 5 साल में करीबन 76,000 करोड़ रुपया हमारा केंद्र सरकार ने काटा। आप देखिए, किसी भी राज्य का अगर इतना बड़ा पैसा आप काट लोगे, और फिर दूसरी बात यह है कि केंद्र की योजनाओं में अगर आप 50-50 का अनुपात रखोगे तो फिर वो केंद्र की योजना कैसे भी, वो तो साझा योजना हो गई। अब आप कहते हो जल जीवन मिशन में कि साहब 50 हमारा और 50 आपका, और उसके बाद में स्टाफ हमारा और जमीन भी एक्वायर हम करें, उसके बाद ऐसे करते हुए हमारी कॉस्ट तो 70 से 80% तक चली जाती है। उसके बाद भी कहते हो कि साहब केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना तब होती है जब वो योजना 80-20 पे हो या 90-10 पे हो। तो हमारी ये भी गुजारिश रहेगी, चाहे हमारी सरकार अब नहीं बनी है, लेकिन हम मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र की योजनाएं, खासकर जो राजस्थान जैसे प्रदेश हैं, जो बरसतीय प्रदेश है, वहां पर आप उनको अतिरिक्त अनुदान दे, अतिरिक्त सहायता दे, ताकि वो भौगोलिक विषमता वाले प्रदेश हैं जो कि अपनी तरक्की कर पाए। एक अच्छी बात अपने राजन जी कहा, अशोक जी इसका जवाब दिए। अशोक जी देखिए, राजन जी ने एक अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र को बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट मिला नहीं। ये जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब दीजिए। देखो कि राजेंद्र आर्य जी, तो मुझे लगता है कि जब चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले भी यही बात कहते थे और अभी यही बात कह रहे हैं। वो उनका राइट है, अधिकार है, वो बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को कुछ दे नहीं रही है। यूपीए की गवर्नमेंट थी, 10 साल के अंदर राजस्थान को 1,70,000 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार को, चाहे नगद पैसों की बात आई या वैसे आए, तो 8,60,000 करोड़ रुपए दिए। तो ये तो एक इनका आदिल है, क्या ही गुना। तो इस चीज को करेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं है। और आज रेलवे का, एनआईचे जो अपना नेशनल हाईवे उसका आप देख लीजिए, एयरपोर्ट का आप देख लीजिए, पानी की व्यवस्था में आप देख लीजिए, बिजली वाले में देख लीजिए, जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें देख लीजिए, चिकित्सा क्षेत्र में यदि राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं तो केंद्र का भी सहयोग है, उसमें राज्य का भी सहयोग है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन पैसा सबसे ज्यादा किसका दे रही है? केंद्र सरकार दे रही है। इतने सालों में यदि इन्हें राज किया होता तो इतने मेडिकल कॉलेज खोलते, आप नर्सिंग कॉलेज खोलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते। लेकिन ये क्यों बढ़े? कोई राजस्थान में नहीं बढ़े, पूरे भारतवर्ष में बढ़े। क्यों? कि मोदी जी के कारण से ही बढ़े। मोदी जी का एक था कि सभी को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, शिक्षा मिले, इंजीनियरिंग की बात हो, ये चीजें मिले। दूसरा इन्होंने कहा कि एक भाव से सिलेंडर का गैस का होना चाहिए। तो दो चीज होती है, कोई भी योजना बनती है, केंद्र सरकार तो अपनी इस क्षेत्र में देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिलता है उसको 520 रुपये हम सब्सिडी मिलेगी। 500 रुपये सब्सिडी का मतलब 600 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। अब कोई भी राज्य सरकार, जो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा पीसीआर टीम के मेरे पहले प्रोड्यूसर सुफियान से ये गुजारिश है कि आवाज थोड़ा अशोक जी का बढ़ाया जाए, थोड़ा आवाज जो है वो कम है। ठीक है, बोलिए अशोक जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि यार मैंने सिलेंडर की बात करी,
गहलोत साहब इसको देते थे 100 रुपया, केंद्र सरकार देती थी 520 रुपया। तो राज्य की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? इसलिए बनती है कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम महंगाई को रोकने के लिए राज्य के जो सोर्सेज हैं किसी भी प्रकार से उसमें हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं ने देखा कि 520 रुपए मोदी जी दे रहे हैं और गहलोत साहब दे रहे हैं 100 रुपए जी, और वो 100 रुपए का ढिंडोरा ऐसा पेट रहा है जैसे जनता समझ ही नहीं पा रही है। तो इसी कारण से आज देख लीजिए महिलाओं ने क्यों बढ़ चढ़ के भाग दिया और वोट दिया। और ये कांग्रेस समझेगी नहीं, ये ढिंडोरा पीटती रहेगी, साहब हम तो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। 500 का सिलेंडर आपका देंगे पूरे तीनों राज्यों में क्या 450 का आप तीनों राज्यों में कहा तो यही हुआ। 450 का आप देंगे। हम कहते हैं कि अब आप 450 का, ये 500 नहीं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, आपने 450 कह दिया। अब राज्य सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ सरकार है, हाँ देंगे, जो हमने वादा किया वो देंगे। जैसे ही हमारा गठन होगा हम देंगे, कैबिनेट की बैठक होगी उसमें करेंगे। इनकी जैसे नहीं है, किसानों से वादा किया कि हम कर्ज माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर, चांद सितारे कुछ भी हो जाओ, चांद गायब हो जाओ, सूरज उगे ना उगे, लेकिन हम आपका 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। गिनती भी गाई, लेकिन गिनती क्या हुआ, 10,000 किसानों की जमीन नीलाम कर दी। और तो और जिनको 10,000 सब्सिडी मिलती थी बिजली की, थोड़ा सोचते थे, शुरू विचार करते, वो सब्सिडी भी बंद कर दी। किसानों के साथ क्या गहलोत साहब ने क्या अत्याचार किया। टोल टैक्स जो बंद किया था वो भी टोल टैक्स बंद कर दिया। वहां के आसपास के लोग, किसान लोग, युवा लोग, उद्यमी लोग सब जाते थे, अपना व्यापार के लिए जाते थे, उनका व्यापार को आपने बंद कर दिया। इससे व्यापार ज्यादा होगा क्या? पेट्रोल डीजल पर वेट आप कम करते, पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं किया, इतना बढ़ा दिया कि चलिए अब तो आरोप लगाने का बात ही खत्म हो गया। ठीक है, अब तो यही सब बात थी, शायद जनता ने आप लोग जो लेकर मुद्दे घेर रहे थे अब क्रियान्वित कर दिए। चलिए राजेंद्र जी, ठीक है, इस कारण से, इसी कारण से जनता ने वोट दिया है। हाँ चलिए, वो तो अब थोड़ा कैबिनेट की आपकी, जब अभी शपथ ले लीजिए, सरकार बन जाए, फिर उसके बाद राजेंद्र जी भी खूब घेरेंगे। राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये कि जैसा कि आप, मेरा एक सवाल इससे पहले था कि जादूगर की जादूगरी नहीं चल पाई। अशोक गहलोत साहब जो है वो कह रहे थे कि नहीं, इस बार काम किया है दिल से, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से। तो ये जो दिल से आप लोगों ने काम किया, लेकिन सिर्फ कहा ही क्या, किया नहीं क्या? देखिए, काम तो किया ही है, तभी तो मतलब जनता ने इतना वोट दिया है, 40% के आसपास हमें भी वोट मिला है। आप इस चीज को देखिए, और 70 सीटें हम जीते भी हैं, और उसके अलावा ऐसी तमाम सीटें हैं जो कम मार्जिन से भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक ऐसी मोदी मैजिक या भाजपा की लहर जैसी बात होती तो नेता प्रतिपक्ष कभी चुनाव नहीं हारते, उपनेता प्रतिपक्ष और इनके प्रदेश अध्यक्ष कभी चुनाव नहीं हारते। भैरव सिंह जी शेखावत, जो कि भाजपा के स्थापना के मुख्य किरदार थे, जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे, राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके दामाद नरपत सिंह राज भी चुनाव नहीं हारते, और नाथुराम मिर्जा की पोती ज्योति मिर्जा चुनाव नहीं हारती भाजपा के सिंबल पर। तो ऐसे तमाम है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जनता हमेशा जनार्दन होती है, किसी को भी न तो अहंकार होना चाहिए। हमारे भी मंत्री हारे, 17 मंत्री हारे, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो आज किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। जनता माई बाप होती है, जनता को आप अगर थोड़ा बहुत भी हल्के से लेते तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। और मैं फिर आपको कहता हूं कि हम चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। बिल्कुल, हमने जनता का जनादेश सर्वधार्य है, और भाजपा ने वो तमाम वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, संकल्प को घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र के वादों को वो पहली कैबिनेट की बैठक में मतलब लागू कर दे और काम करें। हम उनके हर फैसले का स्वागत करेंगे, और जो फैसला करेंगे, हम तो कहते हैं ना, मैंने अशोक जी को तो यही तो कहा ना कि अब तो चूंकि आपकी सरकार बन गई है, तो अब आप ERCP भी लागू करवा दीजिए, और मतलब आपकी तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। अब तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, और केंद्र से अधिक पैसा भी दिलवा दीजिए कि भाई जैसे 90-10 का अनुपात होना चाहिए, 80-20 का होना चाहिए, 50-50 में तो साझा हो गया ना। फिर GST के बाद में राज्यों के पास में आय के बहुत ज्यादा साधन नहीं रह गए हैं, तो GST के बाद में राज्यों के पास आय के साधन नहीं है, तो केंद्र को कम से कम जिन रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट है, जहाँ पे रेवेन्यू रिच स्टेट और रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट में फर्क होता है, तो हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अच्छी बात आपने उठाया। अशोक जी, देखिए, इससे पहले राजेंद्र जी जब अब सत्ता पक्ष से बेदखल हो गए, मैं बहुत बार सवाल डिबेट में इनसे पूछा हूं, लेकिन आज
ये सवाल आपसे पूछने का मौका मिला और आप खूब घेरते रहे ईआरसीपी का मुद्दा लेकर। अब गेंद आपके पाले में आ गया है। डबल इंजन की सरकार अब हो जाएगी राजस्थान में। अब इससे पहले कहा जा रहा था कि राज्य सरकार साहब सपोर्ट नहीं कर रही है। राज्य सरकार अगर अशोक गहलोत साहब सपोर्ट कर देते तो शायद ईआरसीपी का मुद्दा जो था वो खत्म हो जाता। चलिए मान लिया जाए, अभी आप शपथ लेंगे, थोड़ा लड्डू भी खा लिए होंगे और भी लड्डू खाएंगे, अभी तालियां भी खूब बजेंगी, अच्छी बात है। वो सब जब फुर्सत मिल जाएगा तो माना जाए कि वो 13 जिले जो हैं राजस्थान के, जो ये आस लगाए बैठे हैं कि ईआरसीपी का मुद्दा साफ सॉल्व हो जाना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, अब तो आपकी सरकार आ गई है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, मान लिया जाए समस्या का समाधान होगा। अब तो कोई लटकाएगा नहीं, भटकाएगा नहीं। अशोक जी, अशोक जी सुन रहे हैं? अशोक जी, ठीक है, लग रहा है अशोक जी के पास आवाज नहीं आ रही। राजेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कुछ आप कह रहे थे बीच में, मैंने थोड़ा टोक दिया था आपको, बोलिए। देखिए, राजस्थान के अंदर तमाम परियोजनाएं हैं जो कि होनी चाहिए, चाहे ईआरसीपी की बात हो, चाहे रिफाइनरी की बात हो, उसके साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जो कि करीब करीब 70 से 80% तक पूरा हो चुका है। और भी जैसे लंबित रेल परियोजनाएं हैं, और भी कई परियोजनाएं हैं जो हमारे मतलब रेगिस्तानी इलाके के अंदर है या बॉर्डर इलाके के अंदर है। वो तमाम परियोजनाएं पूरी होनी चाहिए और राजस्थान को केंद्र की सरकार को अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए। मैं फिर बार बार कहता हूं सर कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है? क्योंकि राजस्थान की सरकार के पास में आय के वैट के अलावा बहुत ज्यादा साधन नहीं है। आबकारी और ये जो पेट्रोल डीजल से जो वैट मिलता है उसके अलावा बहुत ज्यादा साधन नहीं है। उसके अलावा स्टाम्प और रजिस्ट्री से आता है। तो ये तीन चीजें, करीबन 22% जो हमारी राजस्व आय होती है वो पेट्रोल और डीजल से होती है। अब चूंकि राजस्थान क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत लंबा चौड़ा प्रदेश है, तो आज मान लो जोधपुर में, जयपुर में जो भाव है वो गंगानगर में, जयपुर से गंगानगर करीबन 400-500 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसमें हम तो बराबर ये भी तो कहते रहे केंद्र की सरकार से कि भाई आप डीजल को डीरेगुलेट मत कीजिए, डीजल को आप अपने नियंत्रण में रखिए, उसमें सब्सिडी भी देते रहे, ताकि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है या जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आती है या जो हमारा गुड्स कैरीज होता है, आपके सामान की आवाजाही होती है, महंगाई के अंदर डीजल का बड़ा रोल रहता है, आपको पता है। तो हमने तो यहां तक कहा कि भाई आप डीजल पर अगर सब्सिडी देंगे या इवन ट्रांसपोर्टर को भी सब्सिडी देंगे तो हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बार बार ये कहते हैं कि साहब गंगानगर में महंगा है, तो गंगानगर की स्थिति भी तो देखिए ना। गंगानगर राजस्थान के दूसरे छोर पे है। राजस्थान एक कोने से दूसरे कोने जाने में 750-800 किलोमीटर लगता है। आप पूर्व से पश्चिम चले जाइए, चाहे उत्तर से दक्षिण चले जाइए, किसी भी प्रदेश में ऐसा है क्या इतना लंबा बड़ा एरिया? और उसमें भी आपको कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग करना पड़ता है। मतलब जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। हर जो हम जो सर्विस देना चाहते हैं उस सर्विस को हमें डिलीवर करने के लिए, अब ये कई बार कहते हैं साहब जल जीवन मिशन का हमने लक्ष्य दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जल जीवन मिशन के अंदर हम जयपुर के अंदर कोई पेयजल योजना लेके जाए किसी ग्रामीण क्षेत्र में, जयपुर के अंदर तो पास पास रहते हैं, लेकिन जैसलमेर के अंदर हम वही घर घर कनेक्शन देने जाएंगे तो हमें 5,000 रुपया कॉस्ट आती है, 5 लाख रुपया एक घर के कनेक्शन के लिए कॉस्ट आती है, क्योंकि हमें अतिरिक्त पाइपलाइनें बिछानी पड़ती है। तो आप एक अमाउंट रख दिया, नहीं साहब आपको तो 2024 तक इतने कनेक्शन करने, अरे भाई कॉस्ट भी तो दो ना आप। आज जैसलमेर के अंदर आप तो गए भी होंगे, अगर मुझे शायद ध्यान नहीं है, जयपुर से जैसलमेर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना दूर है। मतलब आपको लगेगा कि यार हम कहां से कहां आ गए। और वहां पे भी एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक ढानी से दूसरे ढानी जाना, तो ये बार बार ये चीज कहना, जबकि ये दुखद इसलिए भी हो जाता है कि जब राजस्थान के जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो जल शक्ति मंत्री भी हैं, उनको तो राजस्थान की भौगोलिक विषमता का और क्षेत्रीय असंतुलन का पता है। उसके बाद भी अगर वो इन चीजों का समाधान नहीं करते हैं कि साहब जल जीवन मिशन के अंदर जो हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है, जो दूरस्थ जो रेगिस्तानी इलाके वहां पे हमारी अतिरिक्त कॉस्ट आती है, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए ना। ये तो बार बार कहते नहीं साहब हम जल जीवन में इतना पैसा दे रहे, अरे वो जयपुर में जो कॉस्ट आती है वो जैसलमेर में नहीं आती है, वो सिरोही में नहीं आती है, वो आपके जो पर्वतीय क्षेत्र होती है वहां नहीं आती है, क्योंकि वहां पे एक घर यहाँ है, दूसरा घर कहीं और होगा, 10 घर की ढानी यहाँ है, 10 घर की ढानी यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर दूर होगी, तो 12 किलोमीटर की जो कनेक्टिंग पाइपलाइन होगी उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा?
उसके लिए लैंड एक्वायर कौन करेगा, उसके लिए स्टाफ की सैलरी कौन देगा। आज आप कहते हो नहीं साहब हम तो 50-50 ठीक देते। है, आपने बात अपनी रख दी। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे, अभी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अशोक जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मेरा सवाल एक आपसे कि अभी इससे पहले ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर खूब बात है, कई बार डिबेट में मैंने सवाल पूछा, लेकिन उस समय सवाल आपकी तरफ से हुआ करते थे। आप कहते थे कि राज्य सरकार जो है हेल्प नहीं कर रही, केंद्र सरकार सपोर्ट करने को तैयार है। अब राजेंद्र जी ये कह रहे हैं कि विषमताओं को समझना चाहिए, अब डबल इंजन की आपकी सरकार हो जाएगी। क्या मान के चला जाए वो 13 जिले जो इतने दिन से आस लगाए बैठे हैं कि इस समस्या का समाधान होगा, विस्तार हो जाएगा, आप लोग शपथ ले लेंगे, इसके बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी या दूसरी कैबिनेट की बैठक होगी, क्या मान के चला जाए उन लोगों को अब समाधान मिलेगा जो बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं? और ईआरसीपी का मुद्दा आपने भी खूब उठाया, कई बार डिबेट में आपने बोला नहीं, राजस्थान में राज्य सरकार अड़ंगे लगा रही, लटका रही, भटका रही, अब तो नहीं कोई ऐसा पेज फंस रहा है ना। देखो कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उससे पहले हम देखें, चुनाव से पहले नहीं, कांग्रेस ने किस प्रकार से जो मुद्दे नहीं होते उन मुद्दों को कैसे प्रकार से हवा देते हैं। और इसी पूर्वी राजस्थान ने देखा कि कांग्रेस कुछ करती नहीं है और अपने खाली बजट के अंदर कहा कि 13,200 करोड़ का इन्होंने बजट दे दिया। अब पता नहीं वो कागजों में उन्होंने बांध बना दिए, चौड़ाई बढ़ा दी या उसकी गहराई ज्यादा कर दी, कहां से लेके आए पता नहीं, उसका पैसों का पता नहीं पड़ा, किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने खूब चलाया। लेकिन पूरी राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी लिख दिया है, जो भी सकारात्मक चीजें होगी उनको ईआरसीपी में हम करेंगे। इन लोगों ने किस प्रकार से गुमराह किया। अब दूसरी बात आती है जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन में ये कह रहे थे कि साहब जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर पर अलग अलग क्षेत्र का बता रहे थे। मुझे लगता है केंद्र सरकार यदि कोई मिशन भेजती है और आपको उसको बनाना है कि साहब इस क्षेत्र के अंदर हमें इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो आपने पक्का भेजा होगा। और यहां बैठ करके आप हम चर्चा करें कि साहब उसकी दूरी थी इसलिए हम उसका जैसलमेर में हम पानी नहीं पहुंचा पाए। मुझे लगता है ये राज्य सरकार का विफलता नहीं है तो क्या है। दूसरा मैं कहूं कि यदि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया और राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया किसी कारण से, ये कह रहे साहब फाइनेंस स्थिति नहीं है हमारी, क्योंकि हम उसका पैसा नहीं दे सकते। क्यों फाइनेंस स्थिति इसलिए नहीं है इनकी स्थिति, क्यों इन्होंने रिसोर्सेज रेवेन्यू के जनरेट जो करने थे वो किए ही नहीं। ये सिर्फ किस्सा कुर्सी का चलता रहा और भ्रष्टाचार करते रहे, तो रेवेन्यू जनरेट का इनके पास था ही नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। और जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा और उसको पूरा भ्रष्टाचार में सड़ गया। जो इनकी एसीबी ने, एसओजी ने एफआईआर दर्ज करी है, चार्जशीट फाइल करी है, करोड़ों रुपए बरामद किए, और ईडी ने भी करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। और सोना, सिल्वर वो भी इनके अधिकारियों से बरामद किए हैं। मैंने उनको खुली छूट दे दी थी कि आप भ्रष्टाचार करो, पाइप जमीन में गाड़ना था, ऊपर छोड़ दिया। पाइप की क्वालिटी कौन सी होती है वो पाइप दूसरा दे दिया। टूटी कौन सी लगनी है, कौन से घरों का माप होना चाहिए, सब कागजों में चला। जैसे ही ऑडिट होती है ये सारा पकड़ाई में आता है, ईडी भी आती है, इनकी भी आती है, एसओजी आती है। तो आपको केंद्र सरकार ने दिया था गरीबों के कल्याण के लिए, घर घर में पानी पहुंच जाए। पानी जैसे मुद्दे पर भी जो लोग प्याऊ लगाते हैं कि लोगों को गर्मियों के दिन पानी मिले, लेकिन ये पानी की में भ्रष्टाचार करते हैं। तो पैसा कौन दे इनको? पैसा दें तो उसकी जांच भी होगी, उस पर निगरानी भी होगी। ये चाहते थे कोई निगरानी हमारे पर राजस्थान में करे ही नहीं, केंद्र सरकार नहीं करे राजस्थान के अंदर। ये बोर्ड में देखा। दूसरा इन्होंने कहा कि रिफाइनरी वाली बात बताई है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना और कंपनियों के सहयोग के बिना, राज्य सरकार के सहयोग के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। कि रिफाइनरी का मैटर, जमीन अलॉटमेंट करना, उसके बाद में आप रेवेन्यू से संबंधित सारी समस्याएं दूर करना, ये काम भी राज्य सरकारों का होता है। और ये वसुंधरा राजे के समय सरकार ने किया भी। बाउंड्री वाल पूरा बनाना, उसका रीअलोकेशन करना, जो क्षेत्र की कितनी कॉस्ट आती है उसका निर्धारित करना। फिर आप इन्हीं के देख लीजिए
कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि चुनाव के माध्यम में आपने देखा होगा जातियों को बांटने का कैसा काम किया, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मेरा एक लक्ष्य है, 4 ही जातियां हैं, नारी है, युवा है, किसान है और गरीब परिवार है। कोई भी योजना यदि केंद्र सरकार की आप देख लो, इन चारों के अंदर केंद्रित होती है और उनको देखते हुए बनाई गई है, और उन योजनाओं में भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलेगा, बीच में कोई लीकेज नहीं मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार की जहां भूमिका आ जाती है, और स्पेशल रूप से राजस्थान की आ जाती है, तो चाहे मिड डे मील हो उसमें भी भ्रष्टाचार कर लेंगे। जल जीवन तो मैंने बताया है आपको, हर योजना में कहीं ना कहीं देखेंगे हमें नगद पैसा दे दो, योजना के माध्यम से किसी बेनिफिशियरी के हाथ में लाता है, लाभार्थी के हाथ में आता, वो तो मिल गया, बाकी कोई योजनाओं में ये करेंगे। और इनकी ओएसडी साहब बहुत बड़े हैं, लोकेश शर्मा जी, आगे पट्टी भी चल रही है, और उन्होंने पूरा बता दिया, मतलब मुख्यमंत्री जी का ओएसडी 5 साल इनके पास साथ रहता है, और 5 साल बाद में उसने क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत जिद्दी हैं, सीटें कैसे बांटी गई है, 25 सितंबर का वाकया याद दिलाया है, कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा हो रही है वो बताया गया है, जनता का कल्याणकारी कार्यों की योजनाओं के बारे में बताया गया है। बाकी राजेंद्र आर्य जी बता सकते हैं कि वो उन्हीं के हैं, वो 5 साल का क्या था। एक ओएसडी बहुत बड़ी बात होती है, जो एक पूरा वातावरण बनाया गया, उन्होंने ट्वीट किया, आज के अखबार में सुर्खियां बनी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर 5 साल में क्या रहा, कैसे बंदरबांट चली, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, वो और भी लिख सकते थे। और वो जिन लोगों पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार हमारी बचाई नहीं, जो भग गए, उनको टेलीफोन टेपिंग वाला भी मैं मानता हूं, वो भी यदि ओएसडी साहब कह देते तो अच्छा रहता कि ये किसके कहने पर किया फोन टेपिंग, क्योंकि उन्होंने पूरी वस्तुस्थिति बता दी है। बाकी मुझे लगता है कि राजेंद्र जी बताएंगे ज्यादा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई, उन्होंने ऐसा बात क्यों कहा। बताइए राजेंद्र जी, आप ही बता दीजिए, ये जो कह रहे हैं अशोक जी, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? मेरे को लग रहा है कि मुझे अशोक जी को सुन के अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे अशोक जी अभी भी विपक्ष में ही है। मतलब अभी भी माननीय मुख्यमंत्री, मैं भी वही सोच रहा था काफी देर से, लेकिन क्या लग रहा है लगातार वही चीजें बोल रहे हैं। मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है। धीरे-धीरे अभी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, अभी प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैं सिर्फ आपके लोगों की बात बता रहा हूँ, आप मुझे हास्यास्पद कह रहे हैं। राजेंद्र जी ये बताई दिए, नहीं आप बता दिए राजेंद्र जी, उन्होंने आपकी 5 साल की कहानी बताई है, मैंने तो बताई नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अब चूंकि आपकी सरकार बन चुकी है, और अब तो आप मोदी जी से गुजारिश करके राजस्थान को मतलब बहुत ज्यादा फायदा दिलवा सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब तो मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार बन गई, पड़ोस में है। अब आपने 4 मुद्दे बताए, आपने कहा कि मोदी जी ने मतलब 4 ही जातियां बताई है, एक तो युवा बताया, दूसरा नारी बताया, तीसरा किसान बताया, चौथा गरीब बताया। ठीक है, अब युवा बताया तो युवा के साथ तो आपने क्या किया, आप 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे, लेकिन आपने तो 10 साल होने को आए, कहाँ है 20 करोड़ रोजगार, पता नहीं है। लोग तो बेरोजगारी में 45 वर्ष में सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी है। ठीक है, अब रही बात नारी की, तो नारी को मैं बता दूं कि हमने अभी हमारे जो विधानसभा चुनाव के अंदर करीबन 27 महिलाओं को टिकट दिए, भाजपा ने करीबन 20 के आसपास दिए। तो ये भी फर्क आपको देखना चाहिए। हम तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हम देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय राहुल जी ने ये कहा था कि मैं आने वाले समय में अगले कुछ सालों में 50% महिलाएं सीएम के रूप में देखना चाहता हूं। अब इन्होंने मतलब महिला आरक्षण दिया, तो आप सोचिए वो आरक्षण दिया जो कि आने वाले 10 साल तक भी महिलाओं को मिलना संभव नहीं है। कि उनमें कहा कि न तो जनगणना हुई अभी तक, जो हर 10 साल में होती है वो जनगणना नहीं हुई, 21 में जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद में परिसीमन होना है, वो भी नहीं हुआ। तो पहले तो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन हो गया, परिसीमन होने के बाद में सीटें निर्धारित होगी, सीटें निर्धारित सुन लीजिए सीटें निर्धारित होगी, उसके बाद रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो भी एक दूर की कौड़ी है। अब ये महिलाओं को कौनी के गुड़ लगाने जैसा है कि कौनी के गुड़ लगा दिया, वो खा तो सकते नहीं, देखते रहो बस उसको ललचाई नजरों से। अब तीसरा किसानों की बात करते हैं। किसानों की बात करते हुए बड़े मतलब ये क्या बोलते हैं, वो बड़े ही मासूम बन जाते हैं। लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि 2019-20 के अंदर 750 से ज्यादा किसानों की शहादत
वो किसान वो जख्म भूले नहीं है। आज भी किसान मतलब पूरी तरीके से वो है। और किसानों की शहादत की बात हो, कॉर्पोरेट्स के जिन्होंने देश भर में कर्जे माफ किए, 12 लाख करोड़ से अधिक के कर्जे माफ किए। जब भी किसानों के कर्ज माफ की बात आती थी तब इन्होंने इवन लोकसभा और राज्यसभा में कहा कि हम किसानों के कर्ज माफ नहीं कर सकते। लेकिन इनसे पूछिए कोई कि आप कॉर्पोरेट के कर्ज कैसे माफ कर सकते हैं, जबकि किसान तो अन्नदाता है देश को। आपको भी पता है कोरोना काल के अंदर किसान ही एक ऐसा हमारा अन्नदाता था जिसने इस देश को भूखों नहीं मरने दिया था। जब पूरी गाड़ियों के पहिए रुक गए थे, कल कारखाने बंद हो गए थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारा उत्पादन ठप हो गया था, जब किसान ने ही उत्पादन करके इस देश को जिंदा रखा। चौथा बताया इन्होंने गरीब। अब गरीब की क्या हालत हो गई साहब, मतलब इस देश के अंदर आज जितना यूपीए के टाइम में गरीबी नहीं थी उससे ज्यादा गरीबी अब हो गई है। ये कहते साहब हम 80 करोड़ लोगों को मतलब 5 किलो अनाज फ्री वाला अनाज देते हैं। आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचा दिया, जबकि वो पहले करीबन 60-65 करोड़ के आसपास होते थे। तो आपने ये जो 15-20 करोड़ का गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग पहुंचा दिए, उसके लिए भी तो आप जिम्मेदारी लीजिए ना। गरीबों की आय घटा दी और आपने अमीरों की आय बढ़ा दी, चंद पूंजीपतियों की आय बढ़ा दी। देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में आपने रख दिया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उनको पकड़ा दिया, हाईवे उनको पकड़ा दिए, रेलवे उनको पकड़ा दिए, एयरपोर्ट उनको पकड़ा दिए। कोई भी परियोजना चलेगी कि वो लगाएंगे साहब। तो आज ठीक है अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। समझने की जरूरत है। हाँ। और आज हम तो बार बार यही कह रहे हैं ना कि भाई अब आप इस मतलब विपक्ष के मोड से बाहर निकलिए और आप सत्ता में आ गए हैं। अब सत्ता में राजस्थान की सरकार से जो आप राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता से या 4 राज्यों की जनता से आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कीजिए। 3 राज्यों में तो आपकी सरकार बन गई है जी। तो वहां पे आपने वादे अशोक जी बोलिए, कुछ कह रहे थे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। देखो कि पहले तो मैं राजेंद्र जी की बात बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि युवा, यदि राजस्थान में बात मैंने जवाब दे दिया, दोबारा युवा पे मत आइए। अब आप दूसरी बात कीजिए, अब आप दूसरी बात कीजिए। ठीक युवा ना, ये बात है। अच्छा अब देखो राजेंद्र जी को मैंने युवा की बात करता हूँ तो नहीं मानते, लोकेश शर्मा जी की बात कहता हूँ तो वो मानते नहीं है। चलो मैं आगे करता हूँ। अब जो बात आती है युवाओं का, जो पेपर लीक किए ना जिन लोगों ने, वो जाएंगे सलाखों के पीछे। आप लोगों ने उन लोगों को क्या दिया, संरक्षण दिया। और जिन लोगों ने मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ सब जांच होगी। कानून बनाया 6 महीने पहले, 4.5 साल तक युवाओं के सपनों को तोड़ना, उनको लूटने का काम आपके आरपीएससी मेंबर करते रहे। और दूसरा इन्होंने कहा कि नारी राजस्थान में क्या हुआ, नारी के खिलाफ 2 लाख से अधिक केसेस, दुष्कर्म में नंबर 1, भटिया में जला दी जा रही नारियां, ऐसा सम्मान किया। और नारी के लिए क्या दिया आपने, और मोदी जी ने नारी के लिए क्या किया। अरे अशोक, आज यदि घर मिलता है अब चुनाव महिला को मिलेगा। अब आप ये बताइए, शौचालय मिलेगा तो महिला को मिलेगा, खाते में पैसे आएंगे तो महिलाओं को मिलेंगे, खाते में पैसे आएंगे, केंद्र सरकार की बता रहा हूं, खाते में पैसे आएंगे तो महिलाओं को मिलेंगे, जल का नल कनेक्शन मिलेगा तो महिलाओं को मिलेगा, सड़क मिलेगी तो महिलाओं को मिलेगी। और राज्य सरकार की जो देगी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, वो उनको सुरक्षा देगी, उनका सम्मान करेगी। और आपने तो सम्मान की बात आती तो आपके शांति धारीवाल जी ने सदन में क्या कहा था, उसकी गूंज पूरे राजस्थान में गूंजी है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। तीसरा इन्होंने बात करी किसान का। आप देख लीजिए कि किसान का कर्ज माफी का वादा किन्होंने किया, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, किसान सम्मान निधि दी। राजस्थान के किसानों को 18,000 करोड़ से रुपये से भी अधिक यदि उनके खाते में यदि पैसा आता है तो उनके छोटे मोटे जो काम होते हैं, चाहे फसल से संबंधित, बीज से संबंधित वो काम हो सके, उनको संबल देने का काम किया। गहलोत साहब से बार बार में जनता ने मांग करी, किसान ने मांग करी, भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी, 2, 3, 4, 5 हजार आप भी मिला दीजिए, लेकिन इन्होंने मिलाए नहीं। इन्होंने किसानों की जमीन नीलाम कर दी। अब अपनी बात, और साथ ही साथ उनको जो किसान ऋण नहीं चुका पाए। ओके अशोक जी, आपकी बात आएगी। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे यही चाहता हूं कि ठीक है, अब आप तो विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, फाइनल कमेंट आप क्या देंगे, बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को और भाजपा को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूं
कि हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और गुणदोष के आधार पर भाजपा को तमाम मुद्दे याद दिलाते रहेंगे, उनके वादे याद दिलाते रहेंगे और जनता की आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक लगातार उठाते रहेंगे। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने जाना। अब देखिए, अभी तक डिबेट का मुद्दा रहता था, मुद्दा वही है इसी, लेकिन सरकारें बदल गई। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार होगी। अभी शपथ नहीं लिया है, कौन मुख्यमंत्री होगा इसका इंतजार है और इस पर हमारी भी नजर रहेगी कि इस बार बीजेपी किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है। क्या वसुंधरा राजे, बालकनाथ, कई सारे नाम जो अभी रेस में चल रहे हैं। ये अभी चिंतन और मंथन का दौर चल रहा होगा, लेकिन चिंतन मंथन दोनों शिविर में चल रहे हैं। कांग्रेस वाले चिंतन मंथन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि हार किस वजह से हुई, जादूगर की जादूगरी क्यों नहीं चली, इन्हें अशोक गहलोत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी मोदी मैजिक चली, मोदी लहर जो 2014 से चली आज भी बरकरार है। 2024 से पहले सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है। बीजेपी खेमे में उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी 4 राज्यों में जो नतीजे आए कल, अब जो है उसमें बात किया जाए तो 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना। नमस्कार।